नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की पोलिंग यानी कि मतदान वो हो गया और गुरुवार को हमने देखा था कि दूसरे चरण की पोलिंग हुई। बड़ी दिलचस्प सी बात है कि इस दूसरे चरण की पोलिंग में जम्मू कश्मीर में भी 2 सीटों पर चुनाव था, जिसमें श्रीनगर की अति संवेदनशील सीट थी। हालांकि वहां पर श्रीनगर में मतदान जरूर कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद श्रीनगर से हिंसा की कोई खबर नहीं आई। पथराव की एक खबर जरूर आई थी, लेकिन इसके अलावा श्रीनगर में मतदान शांतिपूर्ण रहा। पर हिंसा की खबर जम्मू कश्मीर से नहीं आई, बल्कि वो खबर आई पश्चिम बंगाल से। जी हां, पश्चिम बंगाल में जहां 3 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान था और वहां से हिंसा की भी खबर आई और साथ साथ प्रॉक्सी वोटिंग यानी फर्जी मतदान की भी खबरें आई हैं। अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले चरण में जब मतदान हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने शिकायत की थी कि पश्चिम बंगाल में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। तृणमूल कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप लगाया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए जो केंद्रीय बल थे उनकी संख्या बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बावजूद कल पश्चिम बंगाल से जिस तरह की खबरें आई वो अपने आप में चौंकाने वाली भी हैं और ये सवाल भी खड़ा करती हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। और जिस तरह की रिपोर्ट आई थी वो तमाम बिंदु क्या रिपोर्ट थी और किस तरह से कल जो कुछ हुआ उसके बारे में जो अहम बिंदु हैं मैं आपके सामने ला रहा हूं। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझिए, आपके सामने बिंदुवार मैं आपके सामने तमाम तथ्य रख रहा हूं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में के मतदान में धांधली की खबरें थी। उसके बाद दूसरे चरण में चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाई। जी हां, केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाई, लगभग 2 गुना कर दी गई। लेकिन दूसरे चरण में भी नहीं थमी चुनावी हिंसा। दूसरे चरण में भी चुनावी हिंसा नहीं थमी। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम की कार पर हमला हुआ। जी हां, सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम की कार पर हमला हुआ, पथराव हुआ और कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। कांग्रेस की उम्मीदवार, उन्होंने भी कहा कि फर्जी वोटिंग हो रही है, उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया गया। कई बूथों पर जमकर हुआ प्रॉक्सी और फर्जी मतदान, ऐसा तमाम चैनल्स ने इसके लेकर खबरें दिखाई थी। कई जगह पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई गांवों में जहां हिंदू मतदाता अल्पसंख्यक थे वहां उन्हें वोट देने से रोका गया। इस बीच पुरुलिया में एक भाजपा कार्यकर्ता शिशुपाल सहिस को मौत के घाट उतार दिया गया। 22 वर्षीय शिशुपाल सहिस का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। जी हां, पेड़ पर लटका उनका शव मिला और ये अपने आप में पहली घटना नहीं है। 1 साल में भाजपा के 3 दलित कार्यकर्ताओं की इसी तरह से राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और इसी तरह से उनके शव लटके हुए मिले हैं। तो अपने आप में ये देखिए पश्चिम बंगाल का किस तरह से हाल है, ये मैंने आपको दिखाना शुरू किया और आपको बताया कि किस तरह से जो खबरें आई थी पश्चिम बंगाल में वो वास्तव में बहुत ही शर्मनाक भी हैं और लोकतंत्र को कलंकित करने वाली खबरें भी हैं। और सीधा सीधा आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगता है, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी पर लगता है, उनकी तानाशाह राजनीति पर लगता है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार कोशिश कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण हो और निष्पक्ष तरीके से हो, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट आई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। तो दो टूक में आज जो 2 सवाल मैं उठाऊंगा वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। 2 टूक का मेरा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पश्चिम बंगाल के चुनावों में हिंसा और प्रॉक्सी मतदान के सबूत कैसे हो राज्य में निष्पक्ष चुनाव। अभी 5 चरणों में और वहां पर चुनाव होने हैं, तो कैसे हो राज्य में निष्पक्ष चुनाव, ये हमारा सवाल है। इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और 2 टूक का मेरा आज का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 2 टूक का मेरा आज का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में, कहां छिपे हैं लोकतंत्र के रक्षक। जी हां, ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि बीते 4 साल में कभी फिल्म स्टार, कभी पत्रकार, कभी बुद्धिजीवी, कभी चिट्ठी लिखकर, कभी टेलीविजन पर डिबेट करके लगातार ये आरोप लगाते रहे कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आज उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आज ये लोकतंत्र के रक्षक कहां हैं, जब पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की इस तरह से सरेआम हत्या हो रही है। इसी पर हम बात करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दें। मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्तंभकार हैं। अवधेश कुमार जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान आशुतोष मिश्रा जी हैं। आशुतोष मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे साथ तीसरे मेहमान के शर्मा जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। आप तीनों का बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस से भी हमने कोशिश की थी कि उनके प्रवक्ता आ जाएं और इस मुद्दे पर अपनी बात रखें, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपने किसी प्रवक्ता को नहीं भेजा। हमने आज कांग्रेस को भी बुलाया था इस बहस में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमने कहा था कि कांग्रेस आए। जब कांग्रेस की खुद की उनकी उम्मीदवार दीपा दास मुंशी आरोप लगा रही हैं कि उनके समर्थकों को वोट नहीं देने दिया गया, तो कांग्रेस आए और अपनी बात रखे। लेकिन कांग्रेस ने आज की डिबेट से किनारा कर लिया। साफ सी बात है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बैठी है कि ममता बनर्जी के साथ चुनावों के बाद उनकी कोई डीलिंग हो, इसलिए आज वो ममता बनर्जी, उनकी तानाशाही और जिस तरह से लोकतंत्र के ऊपर पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उसके ऊपर कांग्रेस ने आज खामोश रहना बेहतर समझा। सीपीएम और सीपीआई ने कहा कि उनके तमाम लोग इस वक्त केरल और पश्चिम बंगाल के चुनावों में व्यस्त हैं, इसलिए आज वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बहरहाल मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मैं आशुतोष जी आपसे शुरुआत करता हूं। मैं आशुतोष जी आपसे इसलिए शुरुआत कर रहा हूं, आप पत्रकार जरूर हैं लेकिन आप तमाम मंचों पर कम से कम कांग्रेस को आप कई मंचों पर डिफेंड करते हैं, कांग्रेस की कई चीजों को लेकर के आप उनका बचाव भी करते हैं। आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है और क्या कांग्रेस इस सवाल से भाग रही है? मेरे ख्याल से तो पहला जो आपका सवाल है कि लोकतंत्र खतरे में है, जी हाँ बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस भाग रही है, ये सवाल थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पूर्व जो है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतरने से रोक दिया गया था और ममता बनर्जी खुद राहुल गांधी के विरुद्ध बोल रही हैं। और ममता बनर्जी के खिलाफ जो मोर्चा खोला था वो भी अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के उस वक्त जो है राज्य के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी साहब की। वो तो वहां पे झंडा उठाते हैं। सोमेन मित्रा, अगर आप सोमेन मित्रा की सुनिए तो सोमेन मित्रा ने भी अभी क्या कहा है। सोमेन मित्रा तो अभी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कहा है कि हमारी ममता बनर्जी से कोई जो है बातचीत इस मामले में नहीं है। तो ये कहना जरा सा अटपटा सुनने में लगता है कि कांग्रेस और ममता बनर्जी में कोई साठगांठ होगी, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खतरे में है। सवाल यह है कि कांग्रेस जो है लगातार दिल्ली में, गुजरात में, देश भर में यह डंका बेचती है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद लोकतंत्र खतरे में है। तो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र जब खतरे में है, जब उनके वहां पर कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनके समर्थकों को वोट नहीं देने दिया जा रहा, कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा। कांग्रेस ने एक बार और सीधा सीधा आज की डिबेट से किनारा करना, यह दिखाता है कि कांग्रेस इस सवाल से बचना चाह रही है। देखिए, राहुल गांधी तो खुल के बोलते हैं। अगर राहुल गांधी खुल के बोल रहे हैं तो ये कहना कि कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं आए, अब ये तो वही समझा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो खुल के इसके खिलाफ जाके जब वहां पे भाषण देते हैं पश्चिम बंगाल में, तो खुल के ममता बनर्जी के विरुद्ध बोलते हैं। ममता बनर्जी की दिक्कत क्या है कि इस समय वो उनकी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। वो दो नेशनल पार्टीज के बीच में पिस रही हैं। वो उनकी समझ में आ रहा है कि जो उनकी, जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, तानाशाह, वो जो उनकी जो तानाशाही प्रवृत्ति है वो जो है शायद जनता को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए वो जो है अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके विरोधी, चाहे वो अमित शाह का ना हेलीकॉप्टर लैंड करने दें, चाहे राहुल गांधी का ना करने दें, वो दोनों तरफ से लड़ रही हैं, दोनों तरफ से पिस रही हैं। इसलिए जो है ये आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के तंबू खड़ते हुए उनको दिख रहे हैं, शायद इसीलिए अपने बचाव के लिए वो इस तरह की हरकत कर रही हैं। अवधेश जी, आपको लगता है कि अब जो आशुतोष जी कह रहे हैं उसमें दम है कि कांग्रेस तो सचमुच इस तानाशाही के खिलाफ जो है लड़ना चाह रही है, इसलिए राहुल गांधी लगातार, और दोनों पार्टियां वहां अलग अलग भी लड़ रही हैं और तानाशाही तो वहां साफ तौर पे दिख रही है, लोकतंत्र को वहां क्या खतरा है ये हमको साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, मैं अगर इस डिबेट को कांग्रेस पर केंद्रित कर दूं तो इसका जो व्यापक अर्थ है, जो एक भयावह और आतंककारी स्थिति वहां पैदा हुई है 2 राउंड के चुनाव में, उसको शायद ओझल हो जाएगा। एक मिनट, आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात से सहमत होते हुए भी मैं चाहूंगा कि हम लोग पश्चिम बंगाल पे बात करें, लेकिन मैंने शुरू में सवाल इसलिए उठाया, कांग्रेस पर भी करूंगा। अवधेश जी, मैंने सवाल इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो, इस तरह से सीपीएम के कार के सांसद के ऊपर पथराव हो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लाशें लटकती हुई मिले और देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है खामोश रहे, ये शर्मनाक है। एक दो चुकी दृश्य हमारे सामने आ गए कि सलीम साहब पर हमला हो गया तो वो दिखाई दिए। जब सलीम के उनके कार्यकर्ताओं ने रायगंज में जगह जगह बूथ से खबर करनी शुरू की कि हमारे वोट डाल दिए गए हैं, हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने तो एक ही बूथ पर आए थे पहले पहुंचने, जहां पर उनका हमला हुआ। और आश्चर्य की बात कि वहां एक पुलिस नहीं थी। चुनाव आयोग को मालूम है कि पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है,
तो वहां पुलिस क्यों नहीं थी? बाद में कैंडिडेट की सुरक्षा के लिए जब हंगामा हुआ, फोन गया, तब धड़ाधड़ वहां पुलिस आई है। देखिए ऐसा है कि पहले आपका, चूंकि आप चाहते हैं और देश भी चाहता है, तो मैं बता दूं, बिहार में, बिहार की कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस लालू प्रसाद से अलग होकर रहे, क्योंकि लालू कांग्रेस को वहां खत्म कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां की सेंटर की कांग्रेस जो है मान नहीं रही थी। ने वहां जाकर चुनाव में तो भाषण दे आते थे, लेकिन लालू के साथ थी, और बिहार में कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई। पिछली बार तो वो नीतीश ने दे दिया, इसलिए सीटें आ गई, इस बार हो गया। पश्चिम बंगाल में भी दुर्भाग्य से एक नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान को प्रमुखता देने के लिए कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी कई राज्यों से अपनी पार्टी की बलि चढ़ाने पर लगी हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल एक है। देखिए वहां पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है। मालदा उत्तर में कांग्रेस की जो उम्मीदवार है उनका नाम है ईशा खान चौधरी। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगी, मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। 12-13 दिन घर में बैठी रही, फिर पुलिस सुरक्षा में उसने प्रचार किया है। कांग्रेस ने एक दिन भी नहीं उठाया है। मालदा दक्षिण में जो कांग्रेस के अबू हसन खान चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बार बार धमकी दी जा रही है, मेरी समस्या बढ़ गई है, हमको एक बार भी कांग्रेस ने यहां से नहीं उठाया है। मिला जुला के एक जंगीपुर क्षेत्र है जहां से प्रणब मुखर्जी के पुत्र लड़ते हैं, वहां मोटा मोटी स्थिति नहीं बिगड़ी है। अब जो सूचनाएं आ रही है, देखिए ऐसा है कि रात में कई पंचायतों की मीटिंग हुई, जिसमें से बजाबता, एक तो टेलीविजन ने बहुत कुछ दिखाया है, वॉइस भी दिखा रहा है, बजाबता ये हुआ कि भाई सुबह जो भी जाएगा वो वोट डालेगा तृणमूल को, बाकी नहीं जाएगा। लोग पहुंचे, 600 वोट गिर चुका था, इसके नाम से गिरा है। उसके बाद कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, कहीं कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से टकराव हुई, कांग्रेस नहीं टिकी। उसी प्रकार से माकपा के कार्यकर्ताओं से भी टकराव हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहीं कहीं मुर्शिदाबाद में, दक्षिण मालदा में, उत्तर मालदा में, रायगंज में, इन जगहों पर मुकाबला कुछ किया, लेकिन उनके पास वो शक्ति नहीं थी और पुलिस नहीं थी बीच बचाव करने के लिए। तो बंगाल का चुनाव मुझे 80 और 90 के दशक का चुनाव याद दिलाता है था, जब देखते थे कि पूरी गाड़ी से दादाओं और गुंडों का एक जो है ग्रुप आया, एक बार गोली छोड़ा, सब एक दो लोगों को पीटा, सब भागे, बूथ पर कब्जा किया, छापा मारा और अपने कैंडिडेट को जिताया। तो ये स्थिति बंगाल में पैदा हुई है आज। ये सवाल जरूर उठेगा, जब ये स्थिति दोबारा वहां पर बन रही है तो सवाल जरूर उठेगा कि कैसे वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि अभी भी वहां पर 5 चरणों के चुनाव बाकी है, मतदान बाकी है। अभी सिर्फ 6 लोकसभा सीटों का मतदान हुआ है, कुल 42 वहां पर सीटें हैं। लेकिन इस सवाल पर आओ, उससे पहले मैं के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी, कोई भी आदमी, जाहिर सी बात है आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, सहानुभूति हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि आप अपने कार्यकर्ता, आपकी केंद्र में सरकार है, एक के बाद एक वहां पर आपके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, पंचायत चुनाव से सिलसिला जारी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर से अशोक जी, जिस ढंग से वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं पर जो आक्रमण हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, बहुत ही दुखद है। और इसीलिए हमारा जो नेतृत्व है वो निरंतर जो है बंगाल के कार्यकर्ताओं से हम बिल्कुल जीवंत संपर्क में हैं, और समय समय पर हमारे नेतृत्व वहाँ पर जाकर उनको हौसला अफजाई भी कर रहा है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कर रहा है। अभी तो आपने देखा पंचायत चुनाव के बाद जो बहुत से निर्वाचित प्रतिनिधि पंचायती सदस्य हैं, उनको झारखंड में शरण लेना पड़ा है, घर जला दिए गए, उनके घर जला दिए गए हैं, वो सारी चीजें। लेकिन आज देखिए क्या दोगलापन है राजनीति के अंदर, मुझे आश्चर्य है। आज कांग्रेस चुप है, बीएसपी चुप है, सपा चुप है, फारूक अब्दुल्ला चुप है, एनसी चुप है, एनसीपी चुप, सब चुप है। आज अवार्ड वापसी गैंग जो है वो गायब हो गया है, उनकी आंख में जो है पट्टी चढ़ गई है। आज जो सोकॉल्ड सेकुलर हैं, उनके मुंह में दही जमी हुई है। जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या बंगाल के अंदर में की जा रही है, ये सारे गैंग जो है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो है, इनके मुंह बंद है। क्यों बंद है? अरे ये है देश के विरुद्ध ये दोगलापन, ये है गद्दारी देश के विरुद्ध। इसलिए क्योंकि वहां पर जो निर्दोष जो जनता है उसको मारा जा रहा है, किसके लिए? केवल कुर्सी के लिए, जीत के लिए। अरे साफ साफ दीवारों पर लिखा है बंगाल में कि ममता बनर्जी का जो है राजनीतिक वो है अंत होने जा रहा है। इसलिए आज वहां हिंसा हो रही है। और किस तरह हिंसा? ऐसे दलितों पर जाकर राहुल गांधी जो है जाते हैं और जाकर उसके फोटो खिंचवाते हैं। आज वहां 3-3 दलित कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, युवाओं की, एक शब्द नहीं निकला कांग्रेस के मुंह से। और दूसरी तरफ दोगलापन ये है, अभिषेक मनु सिंह भी केस लड़ते हैं उनका, बिल्कुल ये यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं
कि मेरा जो है स्टेट अलग बोल रहा है, केंद्र माने ना माने। साफ डिवाइडेशन इसलिए क्योंकि एक सत्ता की कुर्सी, एक जो है मिलावटी गठबंधन के लिए आप कलकत्ता में जाके हाथ जो है मिला के फोटो खिंचाते हैं। और इसके बाद आज जब वहां पर हिंसा हो रही है, राजनीतिक हिंसा हो रही है, जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आपकी जबानें बंद है। आशुतोष जी, जबानें ये जो दोगलापन है कांग्रेसियों का, आशुतोष जी, और ये जो बाकी दलों का, विपक्षी दलों का, मैं आज कहता हूं पूरे देश को आज इनके इस चेहरे को देखना चाहिए और पूरे देश में इनको सबक सिखाना चाहिए कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इस चुनाव में बख्शा नहीं जाएगा। इन गद्दारों को इनको जो है इस देश में सबक सिखाना जरूरी है। आशुतोष जी, अवार्ड वापसी गैंग, ये तमाम बुद्धिजीवी, ये फिल्मकार जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 600 लोगों की दस्तखत करके चिट्ठी आ जाती है। जो के शर्मा जी ने सवाल उठाया, आज इनके मुंह में दही क्यों जमी है? तो सवाल ये कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें होती हैं लोकतंत्र बचाने के नाम पर देश में, वो सब की सब ढकोसलेबाजी होती है, सब की सब दिखावा होता है। आप जो ये बात कह रहे हैं, पहले बात तो ये जितने आरोप है अनर्गल आरोप है, इनकी कोई भूमि नहीं है। कैसे? दूसरी बात अगर आप जो ये बात कह रहे हैं, ठीक है, एक मिनट उसको अगर आपने कल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो इसके जवाब में कहा है, उन्होंने जैसे बताया कि ये इस तरह की हिंसा त्रिपुरा में भी और बूथ कैप्चरिंग की वो थी, इसलिए जो है त्रिपुरा की एक सीट का जो है उन्होंने इलेक्शन डिले कर दिया 18 की जगह 23 को। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के ये जो घटनाओं की खबर आती है, ये हो जाता है एक आध बूथ पे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना क्वेश्चन करिए। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा, मेरे शब्द नहीं है। आप बात आपको आश्चर्य आप चुनाव अधिकारियों पे करिए, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे करिए जिन्होंने ये कहा। आपने शायद सुना नहीं, क्योंकि आप उस वक्त आपके कान बंद थे, आपने वो सुना नहीं। आप जो है उस वक्त अपनी आवाज में वो सुन नहीं पाए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे। आशुतोष जी, आपने जो इस पर मैं आ जाऊंगा, लेकिन आशुतोष जी अभी आपने जो कहा, ये जो तमाम आरोप है इसका कोई आधार नहीं है। मैं आपसे सीधा से पूछता हूं, गुजरात में एक कुछ दलितों की पिटाई बड़ी शर्मनाक घटना थी, पूरे देश में अवार्ड वापसी गैंग, पूरे देश में लोग सड़कों पर आ गए। यहां पश्चिम बंगाल में 3 का आपने कहा कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन मैंने नहीं कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है, इसलिए आप उनके शब्द मेरे मुंह में ना डालिए। ठीक है, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह तो नहीं कहा कि ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं कि कार्यकर्ताओं के शव जो है पेड़ों पर लटके हुए मिलते हैं। 3 दलित कार्यकर्ता मारे गए जो दलितों के नाम पर देश में राजनीति करते हैं, जो अवार्ड वापसी के नाम पर जो है राजनीति करते हैं, जो असहिष्णुता के नाम पर राजनीति करते हैं, जो के शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि क्या बंगाल में गुजरात मॉडल अप्लाई हो गया? बिल्कुल नहीं हो रहा। आपका कहने से तो यही लग रहा है कि गुजरात मॉडल बंगाल में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो ये सवाल ये है, दही क्यों जमी है उनके मुंह में? सवाल ये है कि आप यहाँ पे जो है बात हम कर रहे हैं बंगाल की, बंगाल में जो हालात हैं उसकी सब लोग निंदा करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। क्यों आप खुद दिखा रहे थे जो है वहाँ पे मोशी जी ने वहाँ के बात करी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हिंसा का समर्थन। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं, घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। आप घटिया किस्म की राजनीति करके इस वक्त हम लोग एक डिबेट जो बात कर रहे हैं वो बात है पश्चिम बंगाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत हमले ना करें, किसको शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, जिस तरह से वहां चुनाव हुए, जिस तरह से सबने टेलीविजन चैनल पर प्रॉक्सी वोटिंग देखी, जिस तरह से सबने देखा कि वहां पर हिंसा हो रही है, उसके बाद ममता बनर्जी को जरूर शर्म आनी चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को जरूर शर्म आनी चाहिए, और उनके बचाव में जो लोग खुद चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, जो लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, उनको भी शर्म, जो बचाव कर रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। मैं छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो बाकी चरणों के चुनाव हैं वो कैसे शांतिपूर्ण हो सकते हैं, निष्पक्ष हो सकते हैं, इस पर आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। बीमारी हुई कम जब दरवाजे बंद हुए, दवाइयों के खर्चे तब से कम हुए, सभी परिवारों के हजारों रुपए बच गए, जिंदगी भी बची और पैसे भी। दरवाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज।
भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और उसकी देखरेख हर कोई, हर रोज, हमेशा। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय। किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ। चाचा हीरो का फर्ज ही तो निभाया, दरवाजा बंद रखे, गंदगी और बीमारी को पहले से बचाया। दरवाजा बंद रखेगा हर कोई, हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देखरेख हर कोई, हर रोज, हमेशा। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के जो चुनाव हुए, दोनों चरणों में हमने देखा कि वहां पर बूथ जो है फर्जी और प्रॉक्सी वोटिंग की खबरें आई और दोनों चरणों में चुनाव में हिंसा की खबरें आई। केंद्रीय चुनाव आयोग है उसने वहां पर केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। सवाल यह कि कैसे वहां पर अब निष्पक्ष चुनाव होगा जो बाकी 5 चरण है। और सवाल यह भी है कि जो लोग दिल्ली में लगातार अवार्ड वापसी के नाटक करते हैं, जो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं, आज वो क्यों खामोश हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ के शर्मा जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। अवधेश जी, कुल मिलाकर आपको लगता है कि जिस तरह के वहां पर चीजें चल रही हैं, क्या चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा वहां पर? आप कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी ये बात ही इन्होंने कहा, आशुतोष जी ने जो कहा कि ठीक है चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, अब चुनाव आयोग रिपोर्ट मंगा रहा है, क्या आपको लगता है कि सब ठीक होगा अगले चरण? देखिए, एक तो हम लोग जो हिंसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, वो इसका एक पक्ष है। बिना हिंसा के शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन की मदद से जो गांव के क्षेत्रों में बाजाबता बूथ लूटने का काम हुआ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लगातार दबा के वोट डालने का काम हुआ है, उसका ना हिंसा से कोई मतलब है, ना उसकी कोई वीडियो कैमरे में आपके पास रिपोर्ट है। इसलिए हिंसा इसका एक पक्ष है। और जो आप लोग कह रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी के जाने का समय आ गया है, जब बूथ ही छपा जाएगा पूरी तरह, तो जाएंगे कैसे? सवाल तो यह है। चूंकि मैं चुनाव आयोग अगर इसको देख रहा है, तो मैं चुनाव आयोग से यह आग्रह करूंगा कि सामान्य जो आप रिपोर्ट मंगाएंगे वो प्रशासन वही होगा, वो वहां के एसपी होंगे, वहां के कलेक्टर होंगे, वो अपना दोष स्वीकार करने वाले नहीं है। चुनाव आयोग बजाबता एक ऑब्जर्वर की कमेटी बनाए, वो वहां जाके सभी पार्टियों से अलग अलग बात करें, और जहां जहां की शिकायत है उसमें सैंपल के अनुसार, कोई नहीं कि आप 100 बूथ पर जाइए, 1-2 बूथों पर आप जाके अलग अलग लोगों से बात करिए। अगर पता चलता है तो इस पूरे चुनाव को आप रद्द करा करके नए सिरे से चुनाव कराइए। बिहार में जब लालू यादव के समय जब चुनाव आप देखें कि किस ढंग से हो रहा था, केजे राव को यहां से स्पेशल बना करके भेजा गया। केजे राव को जब वहां के पुलिस ने सहयोग नहीं किया तो केजे राव ने सेंटर को कहा कि सेना भेजो, फिर सेना के अंदर बिहार का चुनाव हुआ था, तब वो चुनाव निष्पक्ष हो पाया था। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति बिहार से भी बदतर है। इसलिए चुनाव आयोग को इसको सामान्य रिगिंग, सामान्य हिंसा, सामान्य धांधली के रूप में न लेकर के एक बाजाबता, क्या बोलते हैं, योजनाबद्ध तरीके से बूथ लूटना और बिल्कुल भय के आधार पर लोगों को, आम मतदाताओं को वोट देने से पूरी रोकने का मामला है। एकदम 7-7, 8-8 क्षेत्रों में ये सहमत है के शर्मा जी? क्या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और क्यों? क्या आपकी पार्टी, आप चुनाव आयोग में शिकायत जरूर करें, लेकिन एक विकल्प के तौर पर क्या हो सकता है? क्योंकि चुनाव है तो निष्पक्ष होना चाहिए, लोगों के मन में जो है वो बैलेट पत्रों में दिखना चाहिए। बिल्कुल, मैं अशोक जी इस बात से सहमत हूं, और इसीलिए हमने जो वहां चुनाव आयोग के अंदर में शिकायत किया है उसमें हमने कहा है
कि जो वहां पर 20% जो क्षेत्र पर जो राज्य की पुलिस इकाई है उस जगह पे जो है सीआरपीएफ लगनी चाहिए, और उस जगह पे जो है इसके वहां के लोकल पुलिस को हटाकर और जो है केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर वहां चुनाव कराना चाहिए। ये हमने उसमें डिमांड में भी किया है, कहा भी है। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पर भरपूर रूप से ध्यान देगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और ये जो उसके विपक्षी दल जो खड़े हैं, ये चोरों की जो बारात खड़ी है, ये जो भ्रष्टाचारियों की जो बारात खड़ी है, इनको भी शर्म आनी चाहिए और इनको भी देश के सामने जो है देश की जनता इनको भी सबक सिखाए कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, इनको पूरे देश के अंदर में अपने जो हथियार है जनता के हाथ में वोट का हथियार, उसके माध्यम से इनको जो है पूरे चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह से पराजित करें। के शर्मा जी, मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम दिल्ली में एक दिन विरोध धरने का आयोजन करेगी। बिल्कुल, उनके कार्यकर्ता आपके मारे जा रहे हैं। किया है और एक सामान्य प्रतिवेदन दिया है, या तो इन लोगों को सूचना नहीं है जो हम लोगों के पास सूचना है, जानकारी देना चाहता हूं। बूथ डाल दिए हमारे राज्य की इकाई ने ही कल ही इसको जाकर दिया है, केंद्र की इकाई ने भी दिया है और हम इंतजार कर रहे हैं चुनाव आयोग दिल्ली में भी और चुनाव आयोग जैसे ही इस पर फैसला लेती है और नहीं यदि उस पर गंभीर फैसला होता है, मैं अवधेश जी से सहमत हूं, निश्चित तौर से हम अपनी पूर्ण प्रतिक्रिया देंगे और वहां के चुनाव को जो है सही ढंग से चुनाव आशुतोष जी, इसके लिए बहुत संक्षेप में क्या आपको लगता है कैसे चुनाव वहां पर निष्पक्ष तरीके से हो सकता है? पहली बात जो अवधेश जी कह रहे थे, चुनाव आयोग ने ऑलरेडी वहां पे स्पेशल ऑब्जर्वर भेज दिया है और चुनाव आयोग को भाजपा शासित त्रिपुरा में जब जो है गड़बड़ी दिखी तो वहां पे उन्होंने जो है डेट आगे बढ़ा दी। तो अगर चुनाव आयोग कहीं पे गड़बड़ी पकड़ेगा तो करेगा। हमें चुनाव आयोग पे विश्वास रखना चाहिए कि चुनाव आयोग, क्योंकि ये जो है उनका है। और यहाँ पे चक्कर क्या है कि जो पकड़े गए हैं, चोर पकड़े गए हैं, त्रिपुरा में भाजपा पकड़ी गई है, इसलिए वे कांग्रेस में शोर मचा रही है। त्रिपुरा में रगे हाथ पकड़े गए हैं, प्रजातंत्र की हत्या करते हुए जब ये पकड़े गए हैं त्रिपुरा में, तो ये अब शोर मचा रहे हैं। आशुतोष जी को जानकारी हो सकती है, हम लोगों को जानकारी में जो आप स्पेशल ऑब्जर्वर ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया गया है, वो वहां पहुंच गया है, आपको मालूम नहीं है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्ष भी हो, शांतिपूर्ण भी हो। अब तक जो वहां पर चुनाव आयोग के जो अनुभव रहा है वो अच्छा नहीं रहा और ज्यादा केंद्रीय बलों को भेजने के बावजूद वहां पर जिस तरह की हिंसा की और बूथ में जो है फर्जी वोटिंग करने की खबरें आई, उसको लेकर चुनाव आयोग को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम जरूर उठाने होंगे पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों पर भी है जो देश भर में डफली लेकर घूमते हैं कि देश में जो है लोकतंत्र खतरे में है, देश में अघोषित आपातकाल है। ऐसे लोग आज कहां छुपे हैं? ऐसे जो सो कॉल्ड जो कथित रूप से सेकुलर जो आवाजें हैं वो कहां छुपी हैं? उनको आगे आना चाहिए और इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पिछले 4-4.5 साल में उन्होंने जो कुछ भी किया है वो महज उनका एक ढकोसला लगेगा। तो ऐसा ना करें, कम से कम आएं और अपनी आवाज उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे सोमवार को। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।